खास खास कर तो मेरे सीने में दर्द ही शुरू हो गया है। माँ, आप चूल्हे पर खाना बनाती ही क्यों हो? हमने आपको कितनी बार मना किया है, लेकिन फिर भी आप मानती नहीं। अगर माँ की इतनी फिक्र है तो तुम पांचों शादी क्यों नहीं कर लेते? घर का काम, सिलाई का काम मेरे लिए अब इस उम्र में सब करवाना संभव नहीं है। कब से कह रही हूँ जब तक जिंदा हूँ पांचों बहुओं की शक्ल दिखा दो, लेकिन तुम पांचों हो कि शादी करने को राजी ही नहीं होते। अब क्या मेरे मरने के बाद शादी करोगे? अरे माँ, ऐसा मत कहो, आपको तो हमारी भी उम्र लग जाए। आप यही चाहती हो ना कि हम पांचों भाई शादी कर लें? तो ठीक है, आप जिससे कहोगे हम उससे शादी कर लेंगे, वो भी जल्द से जल्द। सच्ची? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज ही पंडित जी से कहकर तुम पांचों के लिए लड़कियां ढूंढवाना शुरू कर देती हूँ और जल्द से जल्द तुम पांचों की शादी कर देती हूँ। फिर मुझे अपने पोता पोती के साथ भी तो खेलना है। दुर्गा पंडित जी से बात कर अपने पांचों बेटों के लिए रिश्ता ढूंढती है और उनकी शादी करवा देती है। दुर्गा की 5 बहुएं घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालती हैं और सबका अच्छे से ख्याल रखती हैं। लेकिन दुर्गा की दोनों छोटी बहुएं भूमि और अपर्णा थोड़ी नए ख्यालात की होती हैं, जिसके चलते उनकी ख्वाहिश भी ज्यादा होती है। मैं आपसे कब से कह रही हूँ कि मुझे वो बनारस वाली साड़ी दिला दीजिए, लेकिन आप हैं कि हर बार मुझे मना कर देते हैं। भूमि, तुम तो घर के हालात जानती हो ना। हम भाई मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाते हैं। ऐसे में तुम्हारी दिन पर दिन बढ़ती इन ख्वाहिशों को पूरा करना मेरे लिए आसान नहीं है। थोड़े दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें साड़ी दिला दूंगा। फिलहाल तो मैं काम पर जा रहा हूँ। जब से शादी करके आई हूँ तब से रुकी हुई तो हूँ। वहीं दूसरी तरफ तुम्हारी ये रोज रोज की किचकिच से मैं परेशान हो चुका हूँ और मुझे घर का खर्चा भी देखना होता है। ऐसे में मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे इन महंगे सामानों को कहाँ से लेकर आऊंगा? मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने इस घर में शादी कर ली। अब सबकी सब पुराने ख्यालातों के हो, इसके चलते मुझे परेशानी होती है। अरे एक टीवी ही तो लाने को कहा था, वो भी आपसे लाया नहीं गया। दुर्गा अपनी दोनों छोटी बहू की आदतों से अच्छी तरह वाकिफ थी। कहीं ना कहीं दुर्गा को भी अपनी दोनों बहुओं के लिए बुरा लगता था, लेकिन वो भी जानती थी कि ये सब करना उसके बस की नहीं है। दुर्गा सिलाई का काम करती थी और सिलाई के मिलने वाले पैसों को जोड़ के रखती थी। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और दुर्गा की 5 बहू की शादी की पहली सालगिरह होती है। माँ जी, हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम सदा सुहागन रहें। मेरी बहुओं, मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम पांचों के साथ है। अब जल्द से जल्द मेरे सोने आंगन को बच्चों की किलकारी से भर दो। और हाँ, ये लो, मैं तुम पांचों के लिए अपने हाथों से गर्मा गर्म इमरती बनाकर लाई हूँ। माँ जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारी सालगिरह का तोहफा कहाँ है? अपर्णा बहू, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम पांचों के लिए तोहफा ला पाती, लेकिन मैं तुम पांचों से वादा करती हूँ कि तुम पांचों के लिए मैं कुछ खास लेकर आऊंगी। लेकिन क्या माँ जी, आप क्या ही हमारे लिए लेकर आओगी? आप तो ठहरी पुराने ख्यालातों की, जो भी लाओगी अपनी तरह पुराना ही लाओगी। भूमि, क्या यही तमीज है माँ जी से बात करने की? भाभी, आप तो चुप ही करिए। आप तीनों को आता होगा एडजस्ट करके रहना, हम दोनों से ये नहीं होता। इतना कहकर अपर्णा भूमि वहां से चले जाते हैं। अपर्णा और भूमि की बात सुन दुर्गा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहती। दुर्गा मन ही मन ये ठान लेती है कि अब वो अपनी 5 बहुओं के लिए कुछ न कुछ खास तो लाकर ही रहेगी, वो भी नए जमाने का। माँ जी, आप कब से सिलाई करने में लगी हुई हैं? ये लीजिए, थोड़ा खाना खा लीजिए। खाना खाने बैठूंगी तो काम कैसे पूरा कर पाऊंगी? एक काम कर, तू मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। इस ठंड के मौसम में तेरे हाथों की गर्मा गर्म चाय पीकर तो शरीर में फुर्ती आ जाएगी और मैं दुगनी तेजी से अपना काम कर पाऊंगी। दुर्गा बहन जी, मैंने जो आपको अपने पोते के लिए स्वेटर दिया था वो बना या नहीं? अरे हाँ बहन जी, आपके पोते का स्वेटर तो मैंने पहले ही तैयार कर दिया था, ये लीजिए। अरे वाह, ये स्वेटर तो काफी सुंदर लग रहा है, ये लीजिए आपके पैसे। दुर्गा दिन रात मेहनत करके सिलाई का काम करती है और पैसों को इकट्ठा करती, वहीं दुर्गा की 5 बहुएं पेट से हो जाती हैं, जिसके चलते अब दुर्गा को सिलाई के साथ साथ घर के सारे कामकाज भी करने पड़ते थे। दुर्गा की ऐसी हालत देख दुर्गा की तीनों बड़ी बहुओं को दुर्गा के लिए काफी बुरा लगता, लेकिन दोनों छोटी बहुओं को इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़ते समय के साथ साथ ठंड का मौसम भी बढ़ता जा रहा था। इस ठंड ने तो जान ही निकाल दी, ऊपर से शरीर पर डालने के लिए गर्म कपड़ा भी नहीं है। ये पूरी ठंड का मौसम हमें इस पतली सी साड़ी में ही गुजारना होगा, कहीं इसका असर हमारे पेट में पल रहे बच्चों पर ना हो।
हमारे पतियों के पास भी तो इतने पैसे नहीं हैं कि वो हमारे लिए गर्म स्वेटर ला सके। दुर्गा की पांचों बहुएं ठंड से कपकपाते हुए अपनी बातें कर ही रही होती हैं कि तभी दुर्गा उनकी ये सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद दुर्गा समझ जाती है कि उसे अपनी पांचों बहुओं को क्या देना है। सिलाई करके जमा किए गए पैसों को वो लेती है और जाकर दुकान से कई सारे ऊन खरीद कर ले आती है और उनसे अपनी पांचों बहू के लिए बहुत प्यारे प्यारे स्वेटर बनाती है। बहू, ये लो, गर्मा गर्म दूध पी लो, ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। माँ जी, सिर्फ दूध से क्या होगा, इसे तो हमें बस थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाएगी, और जो हम पूरा दिन ठंड में कपकपाते रहेंगे उसका क्या। बहू, तुम यही रुको, मैं तुम पांचों के लिए कुछ लेकर आती हूँ। ये लो। माँ जी, इसके अंदर क्या है? खोलकर देख लो, खुद ही पता चल जाएगा। इसके अंदर तो स्वेटर है, और ये स्वेटर कितने ज्यादा प्यारे हैं, ऊपर से कितने गर्म और मुलायम हैं। लेकिन ये तो काफी महंगे दिख रहे हैं, आपके पास इन सब के लिए पैसे कहाँ से आए? बहू, ये स्वेटर मैंने खरीदे नहीं बल्कि अपने हाथों से बनाए हैं। मैं तुम पांचों को काफी समय से कुछ खास देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कभी जमा ही नहीं हो पाए। अपर्णा और भूमि बहू जो हैं वो थोड़े नए ख्यालात की हैं, इसीलिए स्वेटर भी मैंने आज के टाइम की डिजाइन को देखते हुए बनाए हैं। उम्मीद है कि अपर्णा और भूमि बहू को ये स्वेटर पसंद आ जाए। माँ जी, आपने दिन रात मेहनत करके पैसे जमा किए और उन पैसों से आपने हमारे लिए इतने प्यारे स्वेटर बनाए। माँ जी, हमने आपको न जाने क्या क्या नहीं बोला, उसके बाद भी आपने हमारा इतना ख्याल रखा। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। आपका ये प्यार देखकर आज हमें ये एहसास हो गया कि हमने जो किया वो बहुत गलत था। तुम दोनों तो मेरी बेटी की तरह हो। चलो अब रोना बंद करो, ऐसी हालत में रोना अच्छा नहीं होता। अब तुम पांचों जल्दी से ये स्वेटर पहनो, मैं भी तो देखूं मेरी पांचों बहुएं इस स्वेटर को पहनकर कितनी सुंदर लग रही हैं। दुर्गा की पांचों बहू उन स्वेटर को पहनकर काफी ज्यादा सुंदर लगती हैं। दुर्गा की पांचों बहू को जब दुर्गा के पड़ोसी उन स्वेटर को पहना देखते हैं तो, तुम पांचों के ये स्वेटर काफी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। कहाँ से खरीदे तुम पांचों ने ये स्वेटर? ये स्वेटर हमने कहीं से खरीदे नहीं, बल्कि ये स्वेटर तो हमारी माँ जी ने अपने हाथों से बनाए हैं। क्या सच में ये स्वेटर तुम्हारी सास ने बनाए हैं? तुम्हारी सास ने तो काफी अच्छे स्वेटर बनाए हैं, उनसे कहकर हमारे लिए भी स्वेटर बनवा दो ना। इसके लिए हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। अपनी सास के बनाए हुए स्वेटर की इतनी तारीफ होते देख पांचों बहुएं बहुत खुश होती हैं। माँ जी, आप इतनी अच्छी स्वेटर बनाती हैं, क्यों ना आप ये स्वेटर को बनाकर बेचना शुरू कर दें। एक स्वेटर मार्केट में कम से कम 1000 रुपए से कम नहीं बिकेगा। इससे आपकी बिक्री भी अच्छी होगी और घर के हालात भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। इसमें हम भी आपकी मदद करेंगे। दुर्गा को अपनी पांचों बहू का आइडिया काफी पसंद आता है, जिसके बाद दुर्गा और उसकी 5 बहुएं मिलकर स्वेटर को बुनने का काम करती हैं। वहीं दुर्गा बाजार में जाकर स्वेटर बेचती है। दुर्गा के हाथ के बने हुए इतने सुंदर स्वेटर को देखकर दिन ब दिन दुर्गा की बिक्री बढ़ने लगती है, जिससे धीरे धीरे दुर्गा की स्थिति ठीक होने लगती है और दुर्गा की पांचों बहुएं कुछ ही समय में अपने बच्चों को जन्म देती हैं, जिसके बाद दुर्गा अपने हाथों से अपने पोता पोती के लिए स्वेटर बनाती है। गरीब दर्जी बहन की ससुराल आई 2 अमीर बहनें। भाई ब्रिज बिहारी, अब तो वरमाला भी हो गया, पर अभी तक दहेज की रकम नहीं दी तुमने। ये लीजिए समधी जी, दहेज के पैसे। हरीश दहेज के लिए पैसे गिनने लगता है, मगर अब उसके मन में और भी लालच भर जाता है। वो आड़ी टेढ़ी बातें करने लगता है। भाई ब्रिज बिहारी, ये तो दहेज के 10 लाख हैं, 5 लाख और नकद निकालो तभी पड़ेंगे फेरे। दहेज की बदली मांग देखकर गरीब ब्रिज बिहारी चिंता में आ जाता है। पर समधी जी, रिश्ता पक्का करते वक्त मेरी दोनों बेटियों की शादी के बदले आपने 10 लाख रुपए दहेज मांगे थे। मुझ गरीब से बड़ी मुश्किल से इस दहेज की एक एक पाई जोड़ी है। मेरे पास इससे ज्यादा देने को कुछ भी नहीं है। तो फिर अपनी दोनों बेटियों को भी अपने इसी घर में बिठा कर रखो। चलो रे, बारात लेकर चलो। तभी मंडप में बैठी दुल्हन के जोड़े में अपनी दोनों बेटियों दिव्या और प्रिया की आंखों से बहते आंसू को देखकर उस गरीब पिता की आंखें भी भर आती हैं और अपनी पगड़ी उतार कर वो हरीश नाथ के पैरों में रख देता है। समझे जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अगर ये बारात लौट गई तो मेरी दोनों बेटियां कहीं की नहीं रहेंगी। मुझ गरीब के घर की इज्जत को ठुकरा कर मत जाइए, मत जाइए। उठिए बाबूजी। हरीश नाथ जी, आप यहीं ठहरिए। बाबूजी, ये गहने और पैसे उन्हें दे दीजिए। मगर रेणु बेटी, मैंने ये गहने तेरी शादी के लिए बनवाए हैं और ये पैसे भी तेरी शादी के लिए रखे हैं।
अगर ये मैं दोनों बहनों की शादी में लगा दूंगा तो कल को तेरी शादी कैसे होगी? बाबूजी, इस वक्त सामने जो इज्जत आई है वो देखिए, मेरी बहनों का घर बस जाए, मुझे और क्या। और ये मुझे देखा नहीं जाता, नहीं देखा जाएगा मुझसे। अपनी दोनों बहनों की खुशियों के लिए रेनू अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, मगर एक गरीब बाप की जिंदगी बेटी का दहेज जोड़ते जोड़ते बीत जाती है। दिव्या और प्रिया अमीर घर की बहू बन जाती हैं और गरीबी के चलते रेनू की शादी एक गरीब घर में हो जाती है, जहां उसकी किस्मत में कांटे ही कांटे लिखे थे। आओ रेनू बहू, हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है। जानती हूँ तुम्हारा ससुराल ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा है, मगर तुम ही मेरे इस घर की लक्ष्मी हो। धन्यवाद माँ जी, मुझे इतना मान देने के लिए। आप जैसी सास और महेश जी जैसे पति पाकर मैं खुश हूँ। रेनू अपने ससुराल में ढल जाती है। महेश फैक्ट्री में मजदूरी से जो 100-200 कमाता उसी से घर चलता, मगर कुछ ही दिनों बाद वो काम से निकाला जाता है। रेनू, मालिक ने मुझे फैक्ट्री से निकाल दिया। हे भगवान, मगर क्यों महेश जी? उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में मजदूर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब मैं अपनी जिम्मेदारी को कैसे उठाऊंगा। अभी कहीं कोई काम भी नहीं, मुझ जैसे काम के जाने कितने भूखे लोग बैठे हैं। अजी निराश मत होइए, भगवान ने जिसका दाना पानी जितने दिन जहां लिखा होता है बस उतना ही मिलता है। रेनू की बातें महेश को एक नई हिम्मत देती हैं। माँ जी, अभी महेश जी के पास में कोई काम धंधा नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ घर में ही दर्जी का काम कर लूं, इससे थोड़ा बहुत खर्चा तो नहीं। रेनू बोर्ड बनाकर बाहर लगा देती है, जिससे उसे थोड़ा बहुत सिलाई का काम भी मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि उसकी मेहनत के बदले उसे बहुत ही थोड़े पैसे मिलते। सुनो, ये दर्जी रेनू कहाँ रहती है? जी, मैं ही दर्जी रेनू हूँ। वो मुझे प्रिंसेस ब्लाउज सिलवाना है, कितने में सिल दोगी? मेम साहब, प्रिंसेस ब्लाउज के 500 रुपए लगेंगे। 500? हे, इस गरीब झोपड़ी में रहने वाली दर्जी इतना लोगी? इससे बढ़िया तो मैं टेलर से सिलवा लूं ब्लाउज। मैडम जी, ऐसे ब्लाउज सिलने में पूरा दिन लग जाता है, मैं फिर उसमें आंखें गड़ा कर तुरपाई भी करूंगी। मेहनत तो लगती है ना। आप बताइए, आप क्या देंगी? मैं सिर्फ 200 रुपए दूंगी, उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं। इतने थोड़े पैसे में भी रेनू उसका ब्लाउज सी देती है। इसी तरह से लोग बेचारी उस गरीब दर्जी बहू का फायदा उठाकर सस्ते में कपड़े सिलवाते हैं। फिर एक दिन, ओह बहू, शाम ढलने वाली है। हाँ माँ जी, मैं जरा बाजार जाकर आती हूँ, वो मुझे एक सूट्स में बॉर्डर लगाना है, तो वही लेकर आना है और बनाने की भी सब्जी लानी है। दिन भर दर्जी के काम के बाद भी थकी हारी वो गरीब अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है और पूरा बाजार छान कर आखिर में फुटपाथ से सस्ती सब्जी खरीद कर घर आ जाती है। तभी सड़क के बीच में तेजी से एक बड़ी सी महंगी सी गाड़ी से उसे टक्कर लग जाती है और वो सब्जी लेकर कीचड़ में गिर जाती है। सारी सब्जी बिखर गई, आधी सब्जी पिच गई। खुद को समझते क्या है, इन्हें क्या पता हम जैसे गरीब 2 वक्त की रोटी कितनी मेहनत से कमाते हैं। बेचारी वो हाथ बढ़ाकर टायर से नीचे से टमाटर निकालने लगती है। तभी महंगी सी साड़ी और गले में हीरो का हार और सैंडल पहने उसी की दोनों अमीर बहनें बाहर निकलती हैं। यक, प्रिया देख, ये गरीब कैसे हमारी गाड़ी के नीचे घुसकर कीचड़ में सने टमाटर निकाल रही है। दिव्या, ये गरीब लोग होते ही कंजर, कंजूस, मक्खी जूस हैं। देख, इस बंदी की फटी चिटी साड़ी का हाल देखकर ही किसी गरीब घर की बहू लगती है। सब्जी बटोरकर जैसे ही रेनू उठती है तो वो दोनों उसे देखकर चौंक जाती हैं। अरे प्रिया दीदी, दिव्या दीदी, आप दोनों यहाँ? आपको देखकर मैं कितना खुश हूँ। रेनू, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? ऐसे गरीबों वाली साड़ी क्यों पहन रखी है? ओहो, हमसे थोड़ा दूर होकर बात करो, तुम्हें से गंदी बदबू आ रही है, बल्कि साथ खड़ा होकर भी हमें तो बहुत ही इंसल्टिंग फील हो रहा है। दोनों बहनों की घमंड भरी बातें सुनकर गरीब रेनू का दिल में बहुत ठेस पहुंचती है। चलिए ना दीदी, यहाँ पास ही में मेरा ससुराल है। ओके, तुम आगे आगे चलो, हम गाड़ी से तुम्हें फॉलो कर लेंगे। अब तुम इतनी गंदी हो गई हो कि गाड़ी में बैठोगी तो हमारी महंगी गाड़ी का सीट खराब हो जाएगा। अभी अभी खरीदी है 25 लाख की। रेनू अपनी दोनों बहनों को अपनी ससुराल लेकर आती है। आ गई तू, मैंने आग जला दिया है। वैसे 2 कस्टमर आए थे ब्लाउज सिलवाने को, तू थी नहीं तो वो नाप देने कल आएंगी। माँ जी देखिए, कौन है? मेरी दोनों बहनें। आओ ना दीदी, अंदर आओ, आप बैठो, मैं नाश्ता पानी लाती हूँ। रेनू जल्दी से चूल्हे पर चाय बनाती है और एक प्लेट में नाश्ता लगाकर उन्हें देती है। तभी उसका गरीब ससुराल देखकर उसकी दोनों अमीर घमंडी बहनें मुंह बनाकर बोलती हैं,
रेनू, ये है तुम्हारा ससुराल, इतना छोटा सा। हमने सोचा था पापा ने हमारी तरह तुम्हारी भी शादी किसी अच्छे खासे पैसे वाले घर में की होगी, मगर उन्होंने तो इस झोपड़पट्टी में ब्याह कर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। प्रिया, जब हमारे पति या अगर हमारे ससुराल वालों को पता चलेगा कि हमारी गरीब बहन 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए ये चंद पैसों में दर्जी का काम करती हो, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुम्हारा पति कमाता धमाता नहीं है क्या? तुम्हारी कमाई से मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। रेनू, तुम ये दर्जी का काम छोड़ दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारे चलते हम अपने ससुराल वालों के आगे शर्मिंदा हो। इतना सब कुछ सुनकर गरीब रेनू की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। वाह वाह दीदी वाह, क्या खूब सिला दिया आपने इस गरीब बहन के रिश्ते का। आज अगर मैं गरीब दर्जी अपनी मेहनत से 2 पैसे कमा रही हूँ तो उसमें आप दोनों शर्मिंदा हो रही हैं। उस दिन कहाँ गई थी आपकी शर्मिंदगी, जब आप दोनों शादी के मंडप में बैठी हुई थी और आपके वही ससुराल वाले आप दोनों को रिश्तेदार लोगों और बारातियों से भरे मंडप में ठुकरा कर जा रहे थे, वो भी एक दहेज के लिए। उस दिन मैंने अपने दहेज के पैसे, अपने गहने सब कुछ बाबूजी से दिलवा दिए थे उन्हें। सोचा कि मेरी दोनों बहनों का घर बस जाएगा, वो खुश रहेंगी। इसीलिए आज मैं इस गरीब घर की बहू हूँ। अगर मैं ये दुख न अपनाती तो आज अमीरी, ये ऐशो आराम आपके हिस्से में नहीं होता। मगर इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है। मैं एक गरीब दर्जी हूँ, क्योंकि माँ जी और महेश जी एक अच्छे इंसान हैं। अपनी गरीब दर्जी बहन की फटकार सुनकर दोनों की आंखें खुल जाती हैं और उनका घमंड टूट जाता है और दोनों पछताती हुई कहती हैं, आई एम सॉरी रेनू, हमें माफ कर दो। तुमने हमारी खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं किया और आज हम तुम्हारे दुख पर हंस पड़े। माँ जी, आप भी हमें माफ कर दीजिए। मुझे गर्व है हम दोनों एक दर्जी की बहन हैं। ये बोलकर दिव्या अपने पर्स में से 50,000 रुपए निकालकर अपनी गरीब दर्जी बहन को देती है। ये लो रेनू, ये रख लो। नहीं दीदी, मैं ये पैसे कैसे रख सकती हूँ? हम दोनों तुम्हारी बड़ी बहन हैं। इसे अपना टेलर का काम शुरू करो ताकि तुम्हारे हुनर को बड़ी पहचान मिले मेरी बहन। ठीक है, मैं ये पैसे बस एक शर्त पर लूंगी, जब आप दोनों अपनी इस गरीब दर्जी बहन के हाथों का खाना खाकर जाएंगी। रेनू अपने ससुराल आई दोनों अमीर बहनों की थोड़ी में भी खूब खातिरदारी करती है और अपने हाथों से बनाकर उन्हें खाना खिलाती है। अगले दिन दोनों लौट जाती हैं। उनके दिए पैसे से वो गरीब दर्जी बहन अपना टेलर का काम शुरू करती है।